दोस्तों, व्यापार की दुनिया में प्राचीन समय से ही भारत की एक अलग पहचान रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जैसे ढोलावीरा, मोहनजोदारो और हाल ही में फेमस हुई राखी गढ़ी इंटरनेशनल ट्रेड में भारत की सेंट्रल पोजीशन के सबूत हैं। इन साइट्स पर एक्सकवेशन के दौरान पाई गई सील्स मेसोपोटामियन सभ्यता में भी मिली हैं, जो ये दर्शाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल ट्रेड में इंडस वैली एक खास पोजीशन ऑक्युपाई करता था। इंडस वैली एक जमाने से चला आ रहा कॉटन, फूड ग्रेन्स और पॉटरी का बूमिंग ट्रेड ब्रिटिश पीरियड तक और बेहतर होता रहा और भारत दुनिया में सोने की चिड़िया की प्रतिष्ठा के साथ सर ऊंचा करके चमकता रहा। लेकिन अगर फास्ट फॉरवर्ड करके आज के समय में देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड में भारत की चमक कुछ हद तक फीकी पड़ गई है। जहां एंशिएंट टाइम्स में बूमिंग एक्सपोर्ट की वजह से भारत एक सिंक ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स हुआ करता था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया के एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट्स के मुकाबले 192 बिलियन डॉलर्स कम थी। इस ट्रेड डेफिसिट के पीछे का कारण इंडिया का वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। दोस्तों, आज के जमाने में मैन्युफैक्चरिंग में की एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। खिलौनों से लेकर मोबाइल फोन्स और ऑटोमोटिव सेक्टर तक सेमीकंडक्टर चिप्स हर मैन्युफैक्चर्ड आइटम में इस्तेमाल होती है। जरा गौर फरमाइए कि आपके हाथ में जो फोन है वो कौन सी कंपनी का है। 54% प्रोबेबिलिटी है कि आपका जवाब Xiaomi, Realme या Vivo जैसी चाइनीज कंपनी में से एक होगा और 20% कोरियन कंपनी सैमसंग होने की संभावना है। ऐसा इन कंपनीज के इंडिया में मार्केट शेयर को देखते हुए कहा जा सकता है। क्या वजह है? न्यूक्लियर मिसाइल से लेके आधुनिक फाइटर जेट्स बनाने की क्षमता वाला देश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इतना पीछे है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट इस स्टोरी का विलन साबित हो रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एग्रीमेंट की डिटेल्स, पर्पस और इसका इंडिया पर हुआ नेगेटिव इम्पैक्ट, और साथ ही जानेंगे कि एक बार हाथ जला चुका भारत कैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अपनी धाक बनाने के लिए कुछ नई स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और मेंस के जीएस 3 पेपर में इश्यूज रिलेटेड टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन टॉपिक्स के अंडर इस सवाल को पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप अपने पूरे मन के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करते हैं। आपने आज के दिन का टारगेट रखा है कि आपको इकोनॉमिक्स के 5 नए कॉन्सेप्ट्स को समझना है और आपने पूरे जोश के साथ अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए आज की पढ़ाई शुरू करी। पर बीच राह में आपको एक डाउट आ जाता है। अब यहां से आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप अपने डेली टारगेट्स को साइड में रख के उस डाउट के पीछे अपना पूरा दिन जाया कर दें और YouTube में एक वीडियो से दूसरी वीडियो की तरफ भटकते रहें, या फिर आपके पास कोई ऐसा मेंटोर हो जो घर बैठे बैठे व्हाट्सएप या मेल्स के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर कर दे। तो इन दोनों में से आप किस रास्ते पे चलना पसंद करेंगे? वेल, यू कैन आस्क कि सर, 1-to-1 मेंटोरशिप किसको पसंद नहीं है? पर आज के समय में एक रिलायबल मेंटोर को ढूंढना क्या इतना आसान है या फिर पॉसिबल भी है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल पॉसिबल है। स्टडी IQ के यूपीएससी प्री प्लस मेंस के फाउंडेशन बैच के साथ, जिसकी शुरुआत 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। अगर आप इवनिंग बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है 20 जून से। इन बैचेस में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ लाइव क्लासेस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स से ग्रुप मेंटोरशिप जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो ये सब कुछ आपको 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। तो अब आप भी पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट या ITA आखिर है क्या। ITA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत साइन किया गया एक ट्रेड लिबरलाइजेशन एग्रीमेंट है जो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर एप्लीकेबल टैरिफ्स यानी ड्यूटीज को एलिमिनेट करने के लिए सिग्नेटरी कंट्रीज को बाध्य बनाता है। ITA दिसंबर 1996 में WTO के सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कॉन्क्लूड किया गया था। ये एक प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है, जिसका मतलब है कि इस एग्रीमेंट के टर्म्स WTO के सिर्फ उन मेंबर्स पर एप्लीकेबल हैं जो इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं। बेसिकली ये एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है जिसे ओरिजिनली 29 मेंबर्स ने साइन किया था, जो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। धीरे धीरे पार्टिसिपेंट 82 मेंबर्स तक बढ़ चुके हैं, जो वर्ल्ड के IT प्रोडक्ट्स के ट्रेड का 97% कमांड करते हैं। दोस्तों, 1996 में साइन किया गया एग्रीमेंट ITA 1 के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत 8 कैटेगरीज ऑफ IT प्रोडक्ट्स कवर्ड हैं, जैसे कंप्यूटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, डेटा स्टोरेज मीडिया जैसे हार्ड डिस्क, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और उनके पार्ट्स एंड एसेसरीज। 2015 में WTO की
नायरोबी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में करीब 50 मेंबर्स ने आईटीए के एक्सपेंशन के लिए एक एग्रीमेंट कंक्लूड किया, जिसे आईटीए 2 का नाम दिया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत एडिशनल 201 प्रोडक्ट्स कवर किए गए, जिनके ट्रेड की वैल्यू 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर एस्टिमेट की गई। 2017 में वर्ल्ड ट्रेड रिव्यू मैगजीन में पब्लिश्ड एक स्टडी के अनुसार 2015 का आईटीए एक्सपेंशन डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल ट्रेड लिबरलाइजेशन अटेम्प्ट रहा है। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि इंडिया ने आईटीए 1 को साइन किया, लेकिन इसके एक्सपेंशन आईटीए 2 से दूरी बनाए रखी। आइए इस पेक्यूलियर सिनेरियो के पीछे के रीजंस डिस्कस करते हैं कि आईटीए 1 को साइन करने के पीछे क्या रीजंस थे और ऐसा क्या बदल गया कि सेम एग्रीमेंट का एक्सपैंडेड वर्जन इंडिया ने साइन नहीं किया। दोस्तों, इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, आइए कुछ टेक्निकल टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या होता है। डब्ल्यूटीओ के 1994 में हुए फॉर्मेशन के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रेड लिबरलाइजेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही अमेरिकन फिलॉसफी थी कि नेशंस को इंटरडिपेंडेंट बनाने से ये इंश्योर किया जा सकता है कि किसी भी फ्यूचर वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट किया जा सके। इस इंटरडिपेंडेंस का क्यूलमिनेशन इंटरनेशनल ट्रेड की फील्ड में हुआ। फ्री इंटरनेशनल ट्रेड के अगेंस्ट मेनली 2 तरह के बैरियर्स देखने को मिलते हैं, टैरिफ बैरियर्स यानी किसी भी तरह की ड्यूटी, और नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे हाइजीन रूल एक्सेट्रा। ट्रेड लिबरलाइजेशन का एम ऐसे बैरियर्स को खत्म करना है, और आईटीए आईटी प्रोडक्ट्स की फील्ड में इसी ट्रेड लिबरलाइजेशन को खत्म करने के एम से लाया गया था। दोस्तों, इंडिया के आईटीए 1 में पार्टिसिपेशन के पीछे का कारण ट्रेड लिबरलाइजेशन के बेनिफिट्स को इनकैश करना था। आइए इन बेनिफिट्स पर एक नजर डालते हैं। ये तो टैरिफ्स बैरियर इंपोज करने के 2 पर्पस हो सकते हैं। पहला है सरकार के लिए ड्यूटी से आने वाले टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा इंडिजिनस इंडस्ट्री का फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन। लेकिन टैरिफ्स के एडवांटेज से ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। टैरिफ्स की वजह से फॉरेन कंपटीशन को बाहर रखा जाता है, और इस लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से एफिशिएंसी, क्वालिटी और अल्टीमेटली कॉस्ट इफेक्टिवनेस सफर होती है। साथ ही फॉरेन टेक्नोलॉजी की एंट्री डोमेस्टिक मार्केट में नहीं हो पाती, जबकि लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास इनोवेशन के लिए इंसेंटिव नहीं बचता। साथ ही इनपुट्स पर ड्यूटीज लगने की वजह से मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स दोनों के लिए कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और प्रॉफिट्स डिक्रीज होते हैं। दोस्तों, ट्रेड बैरियर्स सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड का मेन प्रिंसिपल यह है कि हर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को वेरियस स्टेजेस में डिवाइड किया जाए, और हर स्टेज को एक ऐसे लोकेशन में परफॉर्म किया जाए जहां उस स्टेज की कॉस्ट सबसे कम हो। लेकिन टैरिफ्स की वजह से आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चरिंग के पर्पस को कॉस्टली बना दिया जाता है, जिससे सप्लाई चेन्स की एफिशिएंसी हैम्पर हो जाती है। ट्रेड लिबरलाइजेशन के इन पोटेंशियल बेनिफिट्स को अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करने के लिए ही इंडिया ने आईटीए 1 को साइन किया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इन सारे थियोरेटिकल बेनिफिट्स को ग्राउंड पर ट्रांसलेट होते हुए देखा गया है। मिसाल के तौर पे 1996 में आईटीए साइन होने से पहले आईटी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में डेवलपिंग कंट्रीज का मार्केट शेयर सिर्फ 31% था, जो आज डबल से भी ज्यादा हो चुका है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ऑन एन एवरेज आईटीए 1 की सिग्नेटरी कंट्रीज के आईटी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स 8.5% तक इंक्रीज हुए हैं, और इंपोर्ट्स 9 to 10% इंक्रीज हुए हैं। आईटी सिग्नेटरीज टैरिफ एलिमिनेशन की वजह से चीपर इंटरमीडिएट गुड्स का फायदा उठा पाई, जिससे उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो हो पाई, और साथ ही एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ी और कॉस्ट कम हुई। साथ ही इंडिया के एक मेजर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हब के रूप में उभरने के पीछे कुछ हद तक आईटीए की वजह से ही चीप कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी का रोल भी है। तो दोस्तों, इन सारे बेनिफिट्स को देखने के बाद नेचुरल सवाल ये उठता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के इतने बेनिफिट्स होने के बावजूद इंडिया ने इसके एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। इसका जवाब ये है कि थिंग्स ऑलवेज डोंट गो एज प्लान्ड। इंडिया ने जो बेनिफिट्स आईटी से एक्सपेक्ट किए थे, उनसे विपरीत ये एग्रीमेंट एक्चुअली इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए अभिशाप साबित हुआ। 1990s में इंडिया के पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजिकल मसल मौजूद नहीं थी। इस वजह से इंडिया ने आईटीए से इस उम्मीद में साइन किया कि ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस होने से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का इंपोर्ट बढ़ेगा, जिससे भारत की अपनी आईटी प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो पाएगी। लेकिन आईटीए से सबसे ज्यादा फायदा चाइना को पहुंचा है, जिसका ग्लोबल मार्केट शेयर 2000 में 2% से बढ़कर 2011 में 14% तक पहुंच चुका है। डब्ल्यूटीओ सेक्रेटरीट के डेटा के अनुसार 1999 से 2005 के बीच आईटी प्रोडक्ट सेक्टर में इंडिया के हिस्से सिर्फ 26 पेटेंट्स आए, जबकि चाइना ने 206 पेटेंट सिक्योर किए, जो कि करीब 8 गुना ज्यादा है।
आईटीए के साइन होने के 14 साल बाद भी 2010 में आईटी प्रोडक्ट्स के ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर मात्र 0.28% है, जबकि मेक्सिको जो आईटीए का सिग्नेटरी नहीं है 2.7% शेयर होल्ड करता है। इन फिगर से ये बात साफ है कि जो बेनिफिट्स इंडिया ने आईटीए के साथ इमेजिन किए थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये फैक्ट और क्लियर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के ज्यादातर वर्टिकल्स को डोमिनेट करने वाली कंपनीज के नाम देखिए। पर्सनल कंप्यूटर्स में एचपी, आईबीएम, एप्पल, एसर, लेनोवो और डेल। टेलीकॉम इक्विपमेंट में एल्केटेल, ल्यूसेंट, एरिक्सन, नोकिया, सिस्को, जूनिपर एंड हुआवे। मोबाइल हैंडसेट्स में एप्पल, सैमसंग, नोकिया और एलजी। इस लिस्ट में साफ है कि हर वर्टिकल में कुछ मुट्ठी भर कंपनीज ही पूरे ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करती हैं। ऐसे मार्केट को ओलिगोपोली कहा जाता है। यह नए प्लेयर्स के एंट्री के लिए बहुत से बैरियर्स होते हैं और इस वजह से एक्चुअल कंपटीशन कम है। दोस्तों, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में ये चंद कंपनीज अनफेयर एडवांटेज एंजॉय करती हैं। टेक्नोलॉजी को पेटेंट करके महंगी कॉस्ट पर बेचा जाता है, जिस वजह से बहुत से प्रोडक्ट्स की कंपोनेंट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी ज्यादा रॉयल्टी के फॉर्म में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉस्ट हो जाती है। प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इन्हीं कंपनीज के कंट्रोल में रहते हैं और ऊपर से प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स और उनका इन्फोर्समेंट भी यही कंपनीज डिसाइड करती हैं। ये बात टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में स्पेसिफिकली ट्रू है। हाई प्राइसेस की वजह से मार्केट डेवलपमेंट सफर करता है और इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में डिजिटल डिवाइड जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। इन्हें ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट्स को अपने बजट का बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, लिमिटेड कंपनीज के टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉमोडिटाइजेशन एक बड़ी समस्या बन गया है। कॉमोडिटाइजेशन का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां प्रोडक्ट्स यूनिफॉर्म कमोडिटीज की तरह फंक्शन करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट एक ही टेस्ट के साथ बेची जाती है। लोकल चॉइसेस और टेस्ट को प्रोडक्ट के साथ अडेप्ट करना पड़ता है, नॉट द अदर वे अराउंड। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसी चीज को आप एप्पल के मोबाइल फोन्स में देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड एक यूनिफॉर्म मॉडल को लॉन्च किया जाता है। लोकल चॉइसेस और कंडीशंस जैसे लोकल लैंग्वेजेस, कल्चरल नीड्स, ऑपरेटिंग कंडीशंस, वेदर एक्सेट्रा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और टेक इट और लीव इट जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है। दुनिया के डिफरेंट मार्केट्स और उनकी पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी कंप्लीटली इग्नोर हो जाती है। साथ ही ये टेक्नोलॉजी होल्डिंग कंपनीज प्योरली इकोनॉमिक मोटिव से ऑपरेट करती हैं और बहुत सी गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.25 ट्रिलियन है, जो इंडिया की जीडीपी का 63% है। एंड माइंड यू, इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इन कंपनीज पर लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से पब्लिक इंटरेस्ट, इक्वल एक्सेस और डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करने के लिए कोई मैंडेटरी प्रोविजंस नहीं बनाए जा सके हैं। दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टैरिफ बैरियर्स एलिमिनेट करने में सक्सेस जरूर हासिल की है, लेकिन टेक्निकल बैरियर्स को ट्रेड की मदद से डेवलप्ड कंट्रीज ने इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को इम्पॉसिबल बना दिया है। इन बैरियर्स में स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस जैसी मेजर्स इंक्लूडेड हैं। आईटीए के टैरिफ रिडक्शंस इंडिया के लिए कोई बेनिफिट नहीं ला पाए और ऊपर से इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से बची कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी वाइप आउट हो गई। माइक्रोमैक्स फोन्स और लावा फोन्स का डिमाइस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तो बहुत दूर की बात है। भारत में आईटीए के चलते इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट में शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है। हाई वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि एलसीडी डिस्प्लेस और सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसमें हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज्यादा सफर करने वाला एरिया है। 2000 से 2010 के बीच डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का शेयर 50% से घटकर करीब 20 to 22% तक पहुंच गया है। रिसेंटली सिंगापुर और मलेशिया में लगे कोविड लॉकडाउन की वजह से हुई सेमीकंडक्टर शॉर्टेज ने भारत की ऑटोमोटिव प्रोडक्शन को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये इंसिडेंट हमारी डोमेस्टिक कंपोनेंट इंडस्ट्री के डिमाइस के रिजल्ट का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा टेलीकॉम और नेविगेशन के एरियाज में फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंस का नतीजा हमने कारगिल वॉर में देखा है, जब यूएसए ने हमारे साथ सैटेलाइट डेटा शेयर करने से इनकार कर दिया था। साथ ही 5G डिप्लॉयमेंट के साथ चाइनीज कंपनीज एक सिमिलर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज पोस्ट करती नजर आ रही हैं। दोस्तों, वो कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ITA 1 के साथ बुरे एक्सपीरियंस की वजह से इंडिया ने ITA 2 से डिस्टेंस तो बनाई है और अब साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नई स्ट्रेटजी भी अडॉप्ट कर ली है। रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें 5 साल के ओवर करीब 41,000 करोड़ के इंसेंटिव्स प्लान्ड है। ये इंसेंटिव्स
प्रोडक्शन प्लांट स्टैब्लिश करने वाली कंपनीज को उनके सेल्स के एक सर्टेन परसेंटेज के रूप में दिया जाएगा। एक तरह से आप इसे सेल्स लिंक्ड सब्सिडी मान सकते हैं। साथ ही मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इंप्लीमेंटेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है। श्री परम्बुदुरु में फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट इस चेंजिंग ट्रेंड का एक पॉजिटिव सिग्नल है। इस प्लांट को एक्सक्लूसिवली एप्पल के आईफोन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के फोकस एरियाज हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज। इनके डेवलपमेंट के लिए सुपर कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड हैं और इनके कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का डेवलपमेंट जरूरी है। स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट होम अप्लायंसेस और वियरेबल टेक्नोलॉजीज जैसे एरियाज हाई वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर है और इन एरियाज में अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन सब के अलावा हमें यह भी समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बहुत सी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और स्मार्टफोन इंडस्ट्री। चीप एंड क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन सब इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करने की क्षमता रखता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अलावा एक साउंड इंडिपेंडेंट इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग देश की नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री हार्डवेयर, ड्रोन्स और सेलुलर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर डिपेंडेंट है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सेक्टर भारत की जीडीपी का करीब 3.4% कंट्रीब्यूशन देता है और अगले कुछ ही सालों में इस फिगर में कम से कम डबल होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैसे इंडिया की डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ये एक वरदान की जगह एक अभिशाप साबित हुआ है। साथ ही हमने जाना कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता देश के लिए कितनी जरूरी है और इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही, पर इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कशन किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, शुड इंडिया फॉलो द पॉलिसी ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन in the field of electronics manufacturing, examined on the basis of India's experience in this regard? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।